बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद की एक बेकरी में पेश आने वाले एक गैर मुसद्दक़ा वाक़या जो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, मेरे पास अभी उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं आई, लेकिन वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। वो वाक़या कि एक आला शख्सियत जो अपनी अहलिया के हमरा एक बेकरी में शॉपिंग कर रहे थे, उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। किसी मजहबी जुनूनी ने बज़ाहिर उन पे हमला किया है, उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की है। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात की बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी से, हर तरह की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, किसी किस्म का अगर मगर लगाए बग़ैर दो टोक अल्फाज में, इंतहाई शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए, चाहे वो आपके दूसरी तरफ खड़े हों या आपके हमरा खड़े हों। और मैं भी कोई इफ़ एंड बट लगाए बग़ैर ऐसे वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ, बल्कि इसके ज़िम्मेदारान और अगर ये कोई साजिश है तो इसके पीछे छुपे हुए तमाम अनासर को बेनकाब करने का मुतालबा करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, बात शुरू करनी थी। आज मैंने सालारे जमहूरियत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि सामने कोई अखबार नवीस सवाल करने वाला नहीं बैठा था। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना पड़ जाता मियाँ साहब को, कोई सहाफ़ी था ही नहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मियाँ साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो तमाम टीवी चैनल्स पे चलवा दिया गया। अपनी दुख्तर नेक अख्तर के साथ ये बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फिर कुछ बहुत बड़े बड़े दावे किए और बड़े बड़े इल्ज़ामात किए हैं, कुछ ऐलानात किए हैं। और मियाँ साहब ने चूँकि काफ़ी देर बाद रूनुमाई करवाई है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके फरमाए हुए पर कुछ बात ज़रूर कर ली जाए। पहला सवाल तो ये है कि मियाँ साहब अचानक क्यों मंजर आम पे आ गए। तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि मियाँ साहब काफ़ी अरसे से मंजर आम पर आने के लिए पर तोल रहे थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि मुझे कोई ऐसी खुशखबरी दी जाए जिसका मैं अपनी ज़बान से ऐलान करूँ। तो मियाँ साहब के मोतमद ख़ास इरफान सदीकी साहब भी काफ़ी अरसे पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब मुहर्रम के बाद सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होंगे। तो 2 रोज़ पहले उन्होंने पार्टी की आला क़यादत का इजलास तलब किया, जिसमें नून लीग के मुस्तकबिल के हवाले से कई अहम फ़ैसले किए गए, अगर कोई मुस्तकबिल है तो। जिनमें एक फ़ैसला ये भी था कि पार्टी को नया बयानिया दिया जाएगा। नाज़रीन, बयानिया तब होता है जब कोई बयान हो, और बयान तब होता है जब कोई अमल हो, जब आप मैदान में हो। आप सिरे से मैदान में ना हो तो बयान भी नहीं होता और बयानिया भी नहीं होता। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले की इब्तदाई कोशिश थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, जिन्होंने मुझे निकाला उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो मियाँ साहब आप पूछ लो, थानू यही तो बार बार असी कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही कि आप क्यों नहीं पूछते। जिन्होंने तुहानू कढ़िया सी मियाँ साहब, उन्होंने क्यों नहीं पूछते। पहले तो आपका लबो लहजा और तरह का था, अब उनके बारे में आपका लबो लहजा बदल चुका है। तो जिन्होंने आपको निकाला उन्होंने ही तो आपको दोबारा हुकूमत में डाला, तो वाकई कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे भी आपकी हुकूमत है। अब आप जनरल बाजवा का नाम लेते थे कि उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई है, अब करें ना उन पर मुकदमा, थोड़ी हिम्मत करें ना, महज बातों से काम चलाने की कोशिश ना करें। मगर मतलब आपको छुने का हक़ तो नहीं है ना मियाँ साहब। आप जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप ये मुतालबा करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि हजूर, आप सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद, कानून, दस्तूर, इंतखाबी कवानीन की बदतरीन धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद जेल में बंद कैंसर की एक मरीज़ा जिसने एक दिन भी अपने हल्के में कैंपेन नहीं की, आप उससे तकरीबन 40-50 हज़ार वोटों से शिकस्त खा गए हैं। यही नहीं बल्कि आपकी होनहार साहबजादी जो इस वक्त आपके साथ बैठी हुई हैं, जो इस वक्त सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनी बैठी हैं, वो भी एक बिल्कुल गैर मारूफ नौजवान महर शराफत से इलेक्शन में बुरी तरह हार चुकी हैं। तो आपको यही जवाब मिलना है ना। इसलिए मियाँ साहब कभी भी आप ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे। मियाँ साहब, अब मुझे क्यों निकाला कि रट छोड़कर आप ये कहें कि मुझे लंदन से क्यों बुलाया।
अब लोग भी अब ये कहने लग गए कि आपको यही कहना चाहिए। अच्छा, फिर मियाँ साहब ने कहा कि आज बिजली जो महंगी हुई है उसकी वजह इमरान खान की हुकूमत है, और फिर उन्होंने एक ऐलान किया। पहले उस ऐलान पे आ जाते हैं, फिर खान साहब पे आ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने हुकूमत को हदायत कर दी है कि बिजली सस्ती की जाए, और इस माह से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली का जो यूनिट है वो 14 रुपये सस्ता मिलेगा। नाजरीन, एक बात मेरी नोट फरमा लें कि इससे पहले भी जो ऐलानात किए गए थे, चले आगे चल के उनका जिक्र कर लेंगे, इस ऐलान का भी उससे किसी तरह कम बुरा हाल नहीं होगा। और ये सहूलत जो है फ़िलहाल सिर्फ पंजाब के सार्फिन के लिए है। मियाँ साहब, आप इमरान खान पर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी जान पैदा करें, उसमें थोड़ी हवा भरने की कोशिश करें। वो लोग अब बच्चे नहीं रहे। अब सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है, एक एक दिन की रिपोर्ट सामने आ जाती है, मोमेंट टू मोमेंट कमेंट्री चल रही होती है। जो जिनको आपने बेवकूफ़ बनाना था वो अब जवान हो चुके हैं, बात को समझते हैं। खान के दौर में बिजली का यूनिट 16.5 रुपये का था। खान को जब हुकूमत मिली, यानी 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त बिजली का यूनिट तकरीबन 12 रुपये का था। यानी खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट सिर्फ 4.5 रुपये बढ़ा। इसके बाद आपके भाई साहब का दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ, जो आज तक जारी है, और उसमें बिजली का यूनिट 70 रुपये तक पहुँच गया, 70 रुपये तक। अब आपने फ़ी यूनिट जो 14 रुपये सस्ता करने का ऐलान किया है, जो आगे चल के पता चल जाएगा कौम को कि उस पर किस तरह अमल होता है, तो जो आतमताई की कब्र पे लात मारी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुकूमत बिजली सार्फिन की एक जेब में 14 रुपये डाले और दूसरी जेब से 50 रुपये निकाल ले, और इस पर हर तरफ दाद तलब नज़रों से देखा जा रहा है। और कोई कह रहा है मेरी वजह से है, कोई कह रहा है मेरी वजह से है। यहाँ मेरी आम लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो कायदे मोहतरम की बातों पर यकीन करके कोई बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल ना बढ़ा दें, पल्लियों देने पैने जो पैसे। और ये जो मियाँ साहब और लोगों ने जो क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है ना, आपकी पार्टी में भी मियाँ साहब, आपने ख़ुद भी, तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि इसी तरह एक बंदा जो है ना, वो धूप से बचने के लिए ना कहता है यार धूप बहुत तेज़ है तो क्या किया जाए, तो वो अपना मकान खींच के कहता है छाँव में ले आऊँ मैं। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मकान को खींचने की कोशिश करता रहता है। कहता है कि नहीं, मैं मकान अपना छाँव में ला के रहूँगा। सुबह से शाम हो जाती है, वैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है, तो कहता है देखा छाँव हो गई ना। तो मियाँ साहब, आपने ऐसी छाँव की है, और जैसी छाँव की है क्योंकि आपकी पहली भी बिजली के हवाले से कही हुई कोई बात भी पूरी नहीं हुई। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने ऐलान किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आज तक किसी को नहीं मिली, किसी ने शक्ल एक यूनिट भी नहीं देखा। और फिर क्योंकि सब जानते हैं कि एक यूनिट भी अगर आपने कोई रू रायत करनी है उसके लिए IMF की इजाज़त ज़रूरी है। और फिर मियाँ साहब ने ऐलान किया कि वो पंजाब में 700 अरब रुपए से ज़्यादा सार्फिन को बिला सूद सोलर पैनल फ्राहम करेंगे। हाँ, मुझे याद आया, आपने एक और ऐलान भी किया था नून लीग वालों ने कि जनाब आइंदा के बाद जो है वो बिल जमा करवाने की जो आखिरी तारीख़ है उसमें 10 दिन का इजाफा कर दिया जाएगा, 10-15 दिन दिए जाएंगे। ऐसा सिर्फ 1 महीने हुआ था, उसके बाद आज तक दोबारा ऐसा नहीं हुआ। जो इस महीने के बिल आए हैं वो भी सिर्फ उसमें 1 मुश्किल से दिन दिया गया है। तो अच्छा, मियाँ साहब ने ये जो 700 रुपये से ज़्यादा 700 रुपये से ज़्यादा सार्फिन को 700 अरब रुपए से ज़्यादा सार्फिन को जो बिला सूद सोलर पैनल फ्राहम करने वाली बात की है, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मियाँ साहब कि मुल्क में इस वक्त IPPs की बदौलत 46,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि मुल्क में बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत जो है वो 32 या 33,000 मेगावाट है। सर्दियों में ये खपत कम होकर 18 या 20,000 मेगावाट रह जाती है। यानी मुल्क में पहले ही औसतन 18 से 20,000 मेगावाट बिजली इजाफी है, मौजूद है, पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जिसके लिए पूरी कौम को ये जो कैपेसिटी चार्जेस
देने पड़ते हैं ना, कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है जो कौम भुगत रही है। तो इस पर कायदे मोहतरम ने 700 अरब रुपए के सोलर पैनल लगाने का ऐलान कर दिया, यानी नेशनल ग्रिड से मज़ीद 8 से 10 हज़ार मेगावाट बिजली की डिमांड कम हो जाएगी और कौम बग़ैर इस्तेमाल के इस बिजली के कैपेसिटी चार्जेस भी अदा करने पर मजबूर हो जाएगी। और दूसरा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान तकरीबन 95 अरब रुपए के सोलर पैनल जो हैं वो किसने इंपोर्ट किए हैं और इस बड़े इंपोर्टर की किससे क्या रिश्तेदारी है। अब सोलर पैनल जो है स्कीम के ज़रिए किसे नवाजने का खेल शुरू किया जा रहा है, इस बात की आप तहकीकात कभी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है, एफिशिएंट हो चुका है। आप उसको जितना मर्ज़ी स्लो डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन वो बहुत तेज़ हो चुका है। वो इस बात का भी शवाहिद के साथ खोज लगाने में कामयाब हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जवाब हर किसी को पता है। तो मियां नवाज शरीफ की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश है और सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत को लाने वालों का सब्र जो है वो भी अब जवाब दे चुका है। तो बात ये है मियां साहब कि दो टोक लफ्ज़ों में बात यह है कि जिस दिन आपके जिस हुकूमत के सर पे आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपना बयानिया खड़ा करना चाह रहे हैं, वो लोग हिम्मत हार चुके हैं। वो लोग, उनको काम ही नहीं करना आ रहा। शहबाज अपने भाई, अपनी भतीजी, अपने उनके जो सारे वज़रा हैं, असल में उनको काम नहीं करना आ रहा। वो तो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि जितने दिन हैं उतने दिन कैमरा के सामने कैसे रहना है, उतने दिन इस तरह के झूठे सच्चे ऐलानात कब तक करने हैं। जिस दिन बिगल बज गया, कार छुट्टी, ना उनका कोई लेना ना देना, ना वो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, ना उनका कुछ एट स्टेक है, ना अवामी हमदर्दियाँ हैं, ना पॉपुलैरिटी है। उन्होंने बिल्कुल, मुझे सॉरी एक बात याद आ गई। एक दफ़ा इसी तरह पाकिस्तान से एक बंदा जाली सर्टिफिकेट पे, एसी मैकेनिक के जाली सर्टिफिकेट पे बाहर चला गया, अरब मुल्क चला गया, और उसको बुनियादी तौर पे एसी को ऑन ऑफ भी नहीं करना आता था, उसको बिजली की तार का भी नहीं पता था, बिजली की बे का भी नहीं पता था, और उसको जाली सर्टिफिकेट पे एसी मैकेनिक के तौर पे बाहर भेज दिया अरब मुल्क में किसी में। अब वहाँ जाके पता चला कि वो तो जनाब कोई 20 मंजिला इमारत है जहाँ का एसी प्लांट चलाना है। तो पहले तो वो बहुत परेशान हुआ, फिर किसी ने कहा कि यहाँ पे करने वाला काम कुछ नहीं होता, बस ऑन ऑफ करना है स्विच। आप यकीन जाने नाज़रीन, ये सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ कि वो मैकेनिक जो था, झूठा एसी मैकेनिक जो था या इंजीनियर था, वो 3.5 साल तक उस बुलंदो बाला इमारत का एसी मैकेनिक रहा। करना कुछ भी नहीं होता था, वो कभी कभी जो होता था वो ऑन ऑफ करना होता था, 1 घंटे के लिए वो कर देता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि फ़ोन आया, बल्कि पता चला कि जनाब पूरी इमारत का जो है वो एसी बंद हो गया। अब इस साहब ने, मिस्त्री ने कुछ नहीं किया, इसने अपना बक्सा उठाया, सीधा अपना पासपोर्ट पकड़ा, एयरपोर्ट आया और एयरपोर्ट से लाहौर आ गया। उसको पता था कि अगर मैंने बता दिया, अगर इनको पता चल गया तो मुझे फेंटा बहुत पड़ना है। तो भाईजान मियां साहब द ग्रेट, आपके जो पार्टी है ना, इस वक्त उनको काम कोई नहीं करना आ रहा, तो वो सिर्फ अपना जिस दिन बिगल बजा उन्होंने अपना बक्सा उठाना है औजारों वाला और कहना है जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये बात से इनमें रखें। अच्छा हज़ूर वाला, अब हम बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसमें खान साहब को एहतसाब अदालत से सज़ा दिलवाने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमती भोंपू जो है वो अभी से अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्ला रहे हैं कि इस केस में इमरान खान को लंबी सज़ा होने वाली है। तो लेकिन जो ताज़ा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उनसे पूरे 190 मिलियन पाउंड केस की सारी पूरी की पूरी इमारत जो है वो इस ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। इस केस की बुनियाद जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान होने वाली ख़त व किताबत है। ये समझ लीजिए, ये ख़त व किताबत उस वक्त शुरू हुई जब बरतानिया में मलक रियाज ने मियाँ नवाज़ शरीफ के बेटे हसन नवाज़ से
वन हाइड पार्क की प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में बाकायदा खत खताबत शुरू हुई। दोनों तरफ से कई खतूत का तबादला हुआ। नैब की तरफ से अदालत में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुताबिक ये खतूत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए जा सके क्योंकि ये खतूत उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। अब नैब के मुताबिक ये खतूत 190 मिलियन पाउंड केस के शरीक मुलज़म बैरिस्टर शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम अपने साथ ले गए। यानी जिन दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर खान के ख़िलाफ़ केस बनाया गया वो दस्तावेज़ात सिरे से मौजूद ही नहीं है। और दूसरा, जिन अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो ये दस्तावेज़ात साथ ले गए वो केस में मफरूर है। इन हालात में इमरान खान केस के मरकज़ी मुलज़म कैसे बन सकते हैं? बड़ी हैरत की बात है। तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से चीफ जस्टिस ने एक केस में रिमार्क्स दिए थे जिसमें हमने कल के वीलॉग में एक पेशगोई भी की थी। वो आज पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई क्योंकि इस पर इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा ने दरख्वास्त दायर की थी चीफ जस्टिस के बारे में कि वो इसमें अलग हो जाए। तो तवक्को के ऐन मुताबिक इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा कर मुस्तरद कर दिया गया। हमने कल ही अर्ज़ किया था, ठीक है ना। तो इमरान खान की बहनों ने काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम दरख्वास्त जो थी वो कोरियर भी की थी, लेकिन ये कोरियर भी वसूल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक़ केस की समाअत जो है वो पीर से शुरू हो गई है। पीर से शुरू हो गई, मतलब अजीब बात है। पता नहीं क्या है कि ऐसा सिस्टम फिट कर दिया है इस रियासत ने कि दूर से ही पता चल जाता है। इस्लामाबाद में कोई दरख्वास्त दाखिल होती है तो अगर उस पर PTI लिखा होता है तो पता नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों के ऊपर ही कहीं पता नहीं बंद लिफाफों में भी पता चल जाता है कि ये PTI की दरख्वास्त है। अच्छा, ये केस जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला ये 5 रुकनी बेंच सुनेगा और शहर इक़्तिदार में अभी से ही शर्तें लग रही हैं कि इस केस में चीफ जस्टिस 4-1 की अक्सरियत से PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे या 3-2 की अक्सरियत से देंगे। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा ने अपने वकील नियाज़ुल्लाह न्याज़ी के हमरा ये दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की कि चीफ जस्टिस साहब इस केस से अलग हो जाए, मगर उनकी दरख्वास्त भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने वसूल करने से इनकार कर दिया। यानी दरख्वास्त वसूल करने के बाद भी उस पर एतराज़ात लगाकर मुस्तरद किया जा सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसे सख्त पता नहीं ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें नहीं वसूल की जा रही। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ से किस हद तक तासुब बढ़ता जा रहा है। तो जज साहब ने अदालती छुट्टियों के दौरान ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया और चारों तरफ इस पर बड़ी हैरानी का इज़हार किया जा रहा है क्योंकि ख्याल ये था कि ये केस छुट्टियों के बाद मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को न जाने क्या जल्दी है कि वो जल्द अज जल्द नून लीगी अरकान के सर पे जो लटकती तलवार है न जाने पता नहीं वोट आना चाहते हैं, इसलिए इनके बेंच को भी हर कोई हम ख्याल बेंच करार दे रहा है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो इस केस के मुद्दई है, अब उन्होंने इस केस में दरख्वास्त दायर की है कि इस केस में उनके वकील हामिद खान वो जनरल एडजर्नमेंट पे हैं और इन दोनों मुल्क से बाहर हैं, इसलिए उनकी वतन वापसी तक इस केस की समाअत जो मुलतवी की जाए। जनरल एडजर्नमेंट का मतलब ये है कि हामिद खान सुप्रीम कोर्ट से छुट्टियाँ लेके मुल्क से बाहर गए हुए हैं। हर कोई हैरान है कि काजी साहब को इतनी जल्दी क्यों है और ये सब एक्सटेंशन की कोशिश है। तो जिसके लिए जिसकी खातर तमाम कवानीन और रवायात और प्रेसिडेंसेस को बालाए ताक रखा जा रहा है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला काजी साहब को आसानियाँ फ़राहम करे, हर इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा जी, PTI के हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब की खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं। और मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि खान ही उनके लीडर हैं और अब उनके हुक्म पर वो एक जलसा करेंगे और उन्होंने कहा है कि खान को जल्द जेल से रिहाई दिलाएंगे। खैर ये ख़बर बहुत अच्छी है क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है वो
बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, बड़ी दिलचस्प शख्सियत के हामिल है, बहुत बड़े क्राउड पुलर है और इस मौके पर पार्टी को उनकी ज़रूरत भी है, सच्ची बात है। अब उन्हें चाहिए कि वो गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करें जिसका उन्होंने वादा भी किया है और हर वक्त मीडिया पर रहने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने अपनी इस आदत को तर्क ना किया तो मुस्तकबिल में वो फिर दोबारा इसी सूरत हाल में गिरफ़्तार हो सकते हैं जिससे आज वो निकले हैं। तो एक और जो आज जो बाद की डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो भी बड़ी अहम है। वो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। उन्होंने खान साहब ने दो टोक अंदाज में आज अपना मौक़िफ़ दोहराया और उन्होंने कहा है कि अच्छा, आज तवक्को नहीं की जा रही थी कि खान साहब इतने दबंग लहजे में गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पे जो 2-3 चुभते हुए मौज़ूआत हैं, नाजुक मौज़ूआत हैं। खान साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी पे वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है। अगर मैंने डरना होता तो मैं जुडिशल कमीशन की बात करता, ठीक है ना, और बात समझ में आने वाली है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि सारा मुआशी निज़ाम PTI ने ख़राब किया है, तो नवाज़ शरीफ अपने इल्ज़ामात पर सिर्फ इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, उनको पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कहा है खान साहब ने कि वो अगर इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा मुताला कर लेते हैं ना, थोड़ी 4 हरफ पढ़ लेते हैं, तो फिर वो ये कभी ना कहते ये जो उन्होंने जिसका जवाब खान साहब ने आज दिया है। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि साजिश तो PTI के ख़िलाफ़ हुई है। पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को उठाया। दूसरी साजिश थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया, हमारी हुकूमत गिरा दी गई। चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी के हम मजलूमों पर साइफर केस बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ तीसरी साजिश 9 मई का वाक़या है, ये केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता था। सिर्फ ये पता करवा लें कि मेरी गिरफ़्तारी जो है वो किसके हुक्म पर हुई और CCTV फुटेज सामने ले आए। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन ताकतवर हल्के नहीं ऐसा करवा रहे। खान ने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कौम ने वाज़े तौर पे हमारे हक़ में मैंडेट दिया था। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की तारीफ़ें किए जा रहे हैं। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है और ये सब कुछ जो है चीफ जस्टिस को तौसीह देने और 2 तिहाई अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमारी मज़ीद 3 विकटें गिरा दी। फिर खान साहब ने कहा कि अपना लिखा हुआ आर्टिकल, जो एक बात चल, अपना लिखा हुआ आर्टिकल जेल से बाहर भिजवाने के लिए मुझे किसी जेल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है और जुल्फ़ी बुखारी को पैगाम देने के लिए भी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। वकला और पार्टी लीडर्स के ज़रिए मैं भिजवा सकता हूँ क्योंकि जेल में जैमर नस्ब है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोबाइल फ़ोन चलता नहीं है, ये सिर्फ जो कुछ हो रहा है ये वेच हंटिंग हो रही है कि काफ़ी अरसे से जारी है। तो खान साहब ने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है और भारत की सिर्फ IT एक्सपोर्ट की मालियत जो है वो $160 अरब है। PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालत जब आइन के मुताबिक फ़ैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, तो फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? कर्ज़ लेने से महंगाई बढ़ती जाएगी, मुल्क डूबेगा। खान ने मज़ीद कहा है कि चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक रिमार्क्स जो उन्होंने दिए हैं गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन रिमार्क्स के ज़रिए मातहत अदालत के जज को वाज़े पैगाम दे दिया कि हमारे ख़िलाफ़ ये रेफरेंस चीफ जस्टिस के 23 नवंबर को दिए गए ऑर्डर के बायस पर यहाँ रेफरेंस चल रहा है और चीफ जस्टिस साहब इस पर रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थी खान साहब की आज की गुफ्तगू, जिससे अंदाज़ा होता है कि खान साहब हर मामले में बिल्कुल दो टोक, कैटेगोरिकल, बिल्कुल वाज़े, गैर मुबहम अप्रोच रखते हैं। वो सियासी सूरत हाल पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि सियासी सूरत हाल का बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेज कर रहे हैं
और 1 साल से ज़्यादा की कैद ने ख़ान की ना तो फ़हम फरासत में कोई कमी लाने में कामयाब हुई है इतनी लंबी जेल, ना उनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश लाने में कामयाब हुई है, ना उनकी जुर्रत और दिलेरी में कोई कमी लाई है, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ जब भी अखबार नवीस उनका सामना करते हैं तो उनको पहले से ज़्यादा हौसले में पाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की छोटी सी बात, लहू तक आँख से अब बह लिया है, लहू तक आँख से अब बह लिया है, बहुत था जब्र लेकिन सह लिया है। क्या कहने अज़ाब-ए हिज्र अब वापस पलट जा, अज़ाब-ए हिज्र अब वापस पलट जा, बहुत दिन मेरे साथ रह लिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। नमी आँखों से जाती ही नहीं है, नमी आँखों से जाती ही नहीं है, सितम इस दिल ने इतना सह लिया है। ये दिल कोई ठिकाना चाहता है, बहुत दिन रास्तों में रह लिया है। तुझे कहना था जो अहवाल दिल का, तुझे कहना था जो अहवाल दिल का, दरो दीवार से ही कह लिया है। बहुत खूब, दरो दीवार से ही कह लिया है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।